हेलो दोस्तों, मैं ललित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल्स में। दोस्तों, एक नए दिन और एक नई ऊर्जा के साथ आज हम लोग सामान्य हिंदी के एक नए टॉपिक यानी समास को पढ़ते हैं। इसके साथ साथ संधि, लिंग, लेखक रचना वाले सेक्शन को भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसको भी समझेंगे। तो पहला वाला जो हमारा सेक्शन है वो समास है। इसमें मात्र सिर्फ एक इस ट्रिक के माध्यम से कि एक ट्रिक बताऊंगा, उसके माध्यम से जो समास के पूरे 6 प्रकार होते हैं वो आप समझ जाएंगे। और उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, क्योंकि परीक्षा में अब लगातार उसका स्तर बढ़ता जा रहा है, काफ़ी कन्फ्यूजन करके प्रश्न बनने लगे हैं, तो जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं और जैसे भी ट्रिक से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे का सारा इस पूरे वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा और कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, इसमें मेंशन है कि समास क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर समास की परिभाषा को समझ लेते हैं। अगर इसे समझ लेंगे तो हमारा जो काफ़ी काम है वो आसान हो जाएगा। ठीक, तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से एक जो शब्द निर्माण की रीति होती है, उस रीति को ही हम लोग कहते हैं समास। या फिर इसका दूसरी परिभाषा क्या हो जाती है, जब अनेक पद मिलकर के, यानी वो दो हो सकते हैं, अधिकांशतः दो ही होते हैं, तो अनेक पद मिलकर के जब एक पद बना देते हैं तो उस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक, पहली बात तो आपको समझ में आ गई कि दो या उससे अधिक पद भी मिलकर के क्या होंगे, एक शब्द का निर्माण करेंगे, और वो जो शब्द निर्माण रीति है वो हमारी समास कहलाती है। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, संक्षेप करना हो गया। यानी आपने दो या दो से अधिक पद लिए और उनको मिला करके एक शब्द बना दिया, तो यानी संक्षेप करना हो गया। और इससे क्या होता है, शब्द की रचना की जाती है। इसी प्रकार शब्द की रचना आपके संधि के द्वारा भी की जाती है, संधि के माध्यम से भी हम लोग शब्द रचना करते हैं, और उपसर्ग प्रत्यय का यूज करके भी हम लोग शब्द रचना करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद देखते हैं। तो समास कुल 6 प्रकार के होते हैं और ये रहा हमारा कोड। बस इस कोड को आप याद कर लीजिए और काम खत्म। तो देखें कोड के पहले हिस्से को क्या है, द्वंद्व अब तक, द्वंद्व अब तक। बस इस कोड को आपने याद किया और पूरे 6 प्रकार के समास कंप्लीट हो जाएंगे। तो द्वंद्व से पहले इस क्लियर खुद ही हो रहा है कि द्वंद्व समास आ जाएगा। फिर इस द्वा से आ जाएगा आपका द्विगु समास आ जाएगा। इसके बाद फिर आपका यहाँ पर आ से आ जाएगा, इस आ से आ जाएगा अव्ययी भाव समास आ जाएगा। फिर यहाँ जो आपका बा से आ जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास आ जाएगा। और इसके बाद जो है आपका फिर ता से आपका आ जाएगा तत्पुरुष समास आ जाएगा, और का से आपका आ जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, तो आप यहाँ से देख लिए कि ये कुल 6 प्रकार के समास हो गए, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। ठीक, ये पूरे 6 समझ में आ गए। अब ये जो 6 प्रकार हैं इनको भी जरा हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, तो द्वंद्व समास में क्या होता है, इस समास के अंतर्गत जो इसके दोनों पद होते हैं, दोनों पद होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों पदों में द्वंद्व हो रहा है, यानी दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं। तो दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब होता है कि इनमें कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, दोनों के दोनों बराबर हैं, दोनों बड़े शब्द हैं। यानी इसका जो पूर्व पद हो जाएगा, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे। ठीक, ये द्वंद्व की पहचान हो जाती है। फिर इसमें आप इसके एग्जाम्पल यदि देखें तो जैसे माता पिता, अब देखिए इसमें दोनों शब्द प्रमुख हैं। सुख दुख, इसमें भी दोनों शब्द प्रमुख हैं। चराचर, यानी चराचर को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं चर और अचर। फिर इसी प्रकार से घर आंगन आ जाएगा। मार पीट आ जाएगी, तो इसमें भी आप दोनों शब्द मार और पीट। इसकी एक और पहचान होती है कि इसके शब्द में अधिकांशतः आपको इस प्रकार से एक छोटा सा डैश देखने को मिल जाता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि मिले ही, लेकिन अधिकांशतः शब्दों में ऐसा होता है। फिर मारपीट के बाद आपका आ जाएगा गौरी शंकर, स्त्री पुरुष, नाक कान, गोपी कृष्ण, अन्न जल, गाय बैल। इस तरह के विभिन्न जो शब्द होते हैं, जैसे एक और मैं अभी शब्द बता दूं तो आप भीमार्जुन लिख सकते हैं। भीमार्जुन, इसमें क्या हो जाएगा, भीम और अर्जुन आ जाएगा, यानी और आ जाता है। आप इसके बीच में और लगा सकते हैं हर एक शब्द में, चर और अचर, घर और आंगन, गौरी और शंकर, गाय और बैल। फिर जैसे हम कहते हैं जलवायु, जल वायु, तो जल और वायु आप कह सकते हैं। लाभा लाभ कह दें, लाभा लाभ और अलाभ। ठीक, सत्या सत्य कह दें, सत्या सत्य, यानी सत्य और असत्य। तो इस प्रकार से इसके बीच में या तो डैश दिया होगा या फिर आप अधिकांशतः हर शब्द में क्या लगा सकते हैं, और लगा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी पहला वाला आपको समास बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि द्वंद्व समास होता क्या है, और इससे संबंधित यदि प्रश्न बन जाता है तो आप कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास का सबसे प्रमुख पहचान होती है कि इसमें जो पूर्व पद होता है, इसका जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद वो होता है संख्यावाचक। ठीक है, इसका जो पूर्व पद होता है वो होता है संख्यावाचक,
और जो इसका उत्तर पद हो जाएगा पूर्व पद संख्यावाचक और उत्तर पद इसमें हो जाएगा प्रधान। तो इस प्रकार से आप ध्यान दे सकते हैं कि कौन कौन से इसमें हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो आप पूरे 6 जब पढ़ लेंगे तो आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो पूर्व पद संख्यावाचक हो गया और उत्तर पद इसका प्रधान हो जाएगा। इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखें आप 9 रत्न यानी 9 की बात की गई है, सप्त दीप यानी 7 की बात की गई, त्रिभुवन 3 की बात की है, सत मंजिल 7 की बात की रही है, त्रिलोक, पंचतंत्र, पंजाब यानी 5 दो आबों का समूह 5 की, दू अत्रि, सप्त सिंधु 7, 2 पहर यानी दूसरा पहर 2 की बात कर दी, तिरंगा यानी 3 रंग से जो बना हुआ है, फिर पंच रत्न 5 रत्न हो जाएंगे, नवरात्रि, त्रिवेणी, सत सही। अब इसमें आप सत सही का अर्थ होता है 7 और सही का अर्थ होता है 100। तो 700 की बात की गई है तो इसलिए सत सही आपका हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि द्विगु में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, और इसके साथ साथ में इस प्रकार से हम द्विगु समास को समाप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा अव्ययी भाव, क्योंकि हमारा कोड यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। हमारे कोड में क्या था, आपने देखा था कि द्वंद्व अब तक, तो आ गया यानी अव्ययी भाव। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको समास में अव्यय मिल जाएगा, और अव्यय का अर्थ होता है जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, यानी जो व्यय ना हो, जिसमें चेंजेस ना आए, वो अव्यय होता है। तो हर वो शब्द जिसमें अव्यय लगा होगा अव्ययी भाव समास का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास में क्या हो जाएगा, इसका जो पूर्व पद हो जाएगा वो अव्यय हो जाएगा, या इसी को हम लोग कह देते हैं प्रधान, यानी पूर्व पद इसमें प्रधान हो जाता है। ठीक है, अब इसको उदाहरण देखते हैं। तो निर्भय, भय एक अलग हो गया और नी आपका यहाँ पर अव्यय हो गया। इसी तरह से अभूतपूर्व में आ गया, निर्विवाद में नी आ गया, प्रत्याशा में प्रतिधन आशा, प्रति ये आपका क्या बन जाएगा, प्रतिधन आशा। अगर आपने मेरा संधि वाला वीडियो नहीं देखा तो अभी आप संधि वाला वीडियो देखिएगा, और उसमें बताया कि किस प्रकार से संधि विच्छेद करने पर यह आपका प्रत्याशा बन जाता है। ठीक है, यानी ये एक किस संधि का, यड़ संधि का उदाहरण है, और किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रतिधन आशा, ये प्रति जो शब्द है ये आपका अव्यय है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर एक छोटा सा डैश आ जाएगा, धीरे धीरे शब्द हो गया। फिर आपका उपकूल हो गया, उप लगा हुआ है, अनुकूल में अन लगा हुआ है, सपत्निक में शाद लगा हुआ है, धड़ाधड़, रातों रात, हाथों हाथ, प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन दिन, बेकाम, ये सारे के सारे शब्द आपके क्या हैं, ये उदाहरण हैं अव्यय के। इसी प्रकार से जैसे आपको भर पेट कह दिया जाए, भर पेट कह दिया तो भर यहाँ पर आ जाएगा जो आपका अव्यय का काम करेगा। यथा स्थान कह दिया जाए, तो ये इस तरह के बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। आजीवन हो जाएगा, ठीक है, यथा संभव, यथा समय, इस तरह से आप यथा समय, यथा संभव कुछ भी लगा सकते हैं। जिनमें अव्यय आ जाएगा वो आपके अव्ययी भाई समास हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक सब सारी बातें स्पष्ट हो रही हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है चौथा नंबर का बहुव्रीहि समास। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक्चुअल में ये जो सेंस कह रहा है वो हर कोई समझ नहीं पाता है। बहुव्रीहि समास का अर्थ होता है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। ध्यान रखेंगे बात को कि जब आपके दोनों पद अप्रधान होते हैं तब हम इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्यों दोनों पद अप्रधान का अर्थ क्या हुआ कि इसमें क्या है, ये जो है किसी एक विशेष अर्थ को ये शब्द रखता है, विशेष अर्थ का बोध कराता है, या हम ये कभी कह सकते हैं कि तीसरे व्यक्ति को इंगित करता है, तीसरे व्यक्ति को ये इंगित करता है। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं बहुव्रीहि समास। यानी शब्द एक होगा, उस शब्द का कुछ अर्थ होगा, लेकिन वो अर्थ जो है किसी अन्य के संदर्भ में कहा जा रहा हो। जैसे नीलकंठ, अब आप ही बताइए कि नीलकंठ किसको इस दुनिया में कहा जाता है, इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, जगत में नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ यानी भगवान शिव। तो नीलकंठ एक शब्द हो गया जिसका एक अर्थ है, लेकिन वास्तव में ये नीलकंठ शब्द यूज किया जा रहा है भगवान शिव के लिए। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी जिसका पेट बहुत लंबा है और मोटा है, ये गणेश जी की सेंस में कहा जाता है। तो गिरधर, गिर को धारण करने वाला, गिर को किसने धारण किया था, भगवान कृष्ण ने धारण किया था अपनी एक जो है उंगली की, जो छोटी वाली छिंगी होती है, इस पे, इसके माध्यम से, इस उंगली के माध्यम से उन्होंने पूरे गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। तो इसी प्रकार से मक्खी चूस, किसी एक विशेष व्यक्ति को जब कोई मतलब कटाक्ष करना होता है तब इंगित करने के लिए कहा जाता है कि मक्खी चूस। ठीक है, इसी प्रकार से महावीर, महावीर आपका क्या हो जाएगा, जो बजरंगबली के सेंस में लगाते हैं, हनुमान जी के सेंस में लगाते हैं। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, तो ये आपका इसी प्रकार से पीतांबर भी आपका सेम उसी प्रकार से बन जाएगा। कूप मंडूक बन जाएगा। सूल पाड़ी, वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी यानी जिनके हाथ में वीणा होती हैं तो माँ सरस्वती जी हो जाएंगी।
पंच आनन, 5 जिसके आनन है इसी प्रकार पंचानन हो जाएगा। 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज आपका विष्णु जी के लिए लगा देते हैं चतुर्भुज। फिर जितेंद्रिय जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो महात्मा बुद्ध के लिए लगा दिया जाता है। दशानन जिसके 10 सर होते हैं। फिर चतुर्भुज हो गया 4 भुजाओं वाला। और यदि हम बात कर देते हैं चतुर्मुख की, चतुर्मुख की, तो ये आप ब्रह्मा जी को आप इंडिकेट कर रहे हैं। तो हर एक शब्द जो किसी अन्य को इंडिकेट कर रहा होता है, इसी प्रकार से आप माखन चोर मान लीजिए, कह दीजिए माखन चोर, तो आप कृष्ण को इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये जो शब्द हैं जब किसी तीसरे पर्सन को इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं, एक विशेष अर्थ का बोध रखते हैं, तो ऐसे शब्द को हम कहते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट समास को देखते हैं। तो नेक्स्ट समास हमारा तत्पुरुष समास, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास अपने भीतर 6 समास को रखता है। यानी तत्पुरुष समास में ही आपके 6 प्रकार के समास आपको पढ़ने को मिल जाते हैं। ठीक, तत्पुरुष समास में ही आपको 6 प्रकार के समास पढ़ने को मिल जाते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो इस समास का जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद वो गौड़ होता है, यानी कम महत्वपूर्ण होता है। लेकिन इसका जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। यानी तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौड़ होता है। ठीक, अब इसके अंदर 6 प्रकार आते हैं। तो आप इसमें कैसे इसको समझ सकते हैं। तो तत्पुरुष समास को इस प्रकार समझिए कि जो आपके विभक्ति चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, इन विभक्ति चिन्हों में क्या होता है, इन विभक्ति चिन्हों में आपकी 8 प्रकार की विभक्तियां होती हैं। कर्ता ने, ये आ गया, ठीक है, विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, फिर करण से, ये जो से होता है ये किसी वस्तु के माध्यम से जब कोई काम किया जाता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम तब लगाया जाता है। कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, संप्रदान को या संप्रदान के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद अपादान से, अपादान से, ये जो से होता है ये अलगाव के अर्थ में लगाया जाता है। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, अपादान से। और फिर संबंध, काकी के, रारी रे, नानी ने, अधिकरण में, पर, और उसका संबोधन हे बोहरी। तो आपने कर्ता ने पढ़ना नहीं है, संबोधन पढ़ना नहीं है, शेष जो 6 बच रहे हैं इनको आपको तत्पुरुष समास के अंतर्गत पढ़ना होता है। यानी आप एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द में देखेंगे कि उस शब्द में कौन सी विभक्ति यूज हो रही है, और इस प्रकार से आप प्रश्न का आंसर देंगे। ठीक, चलिए अब समझते हैं हम जरा पहले वाले इस प्रश्न को। गगन चुंबी, समझ रहे हैं, गगन चुंबी यानी गगन को चूमने वाली जो इमारत है, गगन चुंबी इमारत, गगन चुंबी ये आपका महल बनाया गया, गगन चुंबी आपकी कोई मीनार बनाई गई है, तो गगन को चूमने वाली, तो क्या आ गया, को, यानी इसमें तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा यहाँ पर। यानी ये उदाहरण जो हो जाएगा कर्म तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, फिर चिड़ी को मार, यानी चिड़िया को मारने वाला, जेब को काटने वाला, इस प्रकार से जहाँ पर भी आपका तत्पुरुष समास बन रहा होगा उसमें कौन सी व्यक्ति है उसके आधार पे आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वर दत्त, ईश्वर से दिया हुआ, कष्ट से साध्य, कष्ट को साधने, कष्ट से साध्य हो जाए, कष्ट साध्य। ठीक है, फिर जल से आवृत, निकला हुआ, तो इस प्रकार से यहाँ जो है आ जाएगा क्या आपका करण, करण तत्पुरुष आ जाएगा, करण तत्पुरुष आ जाएगा जहाँ पर से का यूज हो रहा है। और भी आप देख सकते हैं जैसे जन्मजात एक शब्द आता है, तो जन्म से उत्पन्न, जन्म से उत्पन्न के लिए जन्मजात लगा सकते हैं। फिर इसी प्रकार से आप लगा सकते हैं मुँह मांगा, मुँह मांगा, तो मुँह से मांगा। तो आप ये जो शब्द हैं जहाँ पर से का यूज हो रहा है वहाँ पर आप करण तत्पुरुष का यूज कर देंगे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो डाक गाड़ी, तो आप इसमें देख सकते हैं डाक के लिए, गाड़ी बिल्कुल सीधे बन रहा है, डाक के लिए गाड़ी, तो डाक गाड़ी। तो यहाँ पर आपका कौन सा समास बन जाएगा, करण है संप्रदान को या संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब इसके नेक्स्ट हिस्से को देखते हैं। तो नेक्स्ट हिस्से में आपका आ जाएगा गुण रहित। अब देखिए यहाँ पर अलगाव हो रहा है, यानी क्या आ जाएगा, अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष आ जाएगा। देख सकते हैं आप, गुण से रहित, गुण से रहित यानी गुण से हट रहे हैं, जन्म से अंधा, ठीक, दोष से मुक्त। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो से यूज हो रहा है वो अलगाव के सेंस में यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। तो इसके बाद आपका आ जाएगा संबंध वाला, संबंध तत्पुरुष, संबंध
तत्पुरुष आ जाएगा। ठीक, अब इसमें संबंध तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, तो संबंध में आपका अर्थ क्या होता है, संबंध का अर्थ होता है का, की, के, रारी, रे। तो जल की धारा जलधारा, जल की धारा जलधारा। मंत्री की परिषद या मंत्रियों की परिषद मंत्री परिषद कहलाती है। चर्म का रोग चर्म रोग कहलाता। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसके अंदर विभक्ति निहित है और इस विभक्ति के आधार पर आप बहुत ही सरलता से बता सकते हैं। और किसी भी शब्द में आपको विभक्ति नहीं मिलेगी, आपको पहले तो विभक्ति मिल जाएगी, इसका मतलब है वो सारे शब्द आपने हटा दिए, सीधे वो तत्पुरुष समास हो गया। एक ये भी आप पहचान कर सकते हैं। और फिर यदि तत्पुरुष समास में भी आपसे पूछता है कि कौन सा तत्पुरुष है, तो आप विभक्ति के आधार पर बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष। और अधिकरण तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, यानी अधिकार की बात करेगा, में पर की बात करेगा। तो फलासक्त, कवि पुंगव, वनवास। तो वनवास में आप देख सकते हैं वन में जो वास करता है उसे वनवास कहते हैं। कपि पुंगव इसी प्रकार शब्द हो जाएगा। फल आसक्त इसी प्रकार का शब्द हो जाएगा। फिर जैसे आप नीति निपुण कह दें, नीति निपुण कह दें तो नीति में निपुण हो जाएगा। घुड़ सवार कह दें तो घोड़े पर सवार हो जाएगा। इस प्रकार के जो शब्द देखें आप बन रहे हैं वो आपसे किससे बन रहे हैं, में पर से संबंधित बन रहे हैं। तो ये आपके हो गए तत्पुरुष के। और अंत में आपका आ जाता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की क्या पहचान होती है, किसे कहते हैं कर्मधारय समास। तो इसमें आपका आ जाएगा जब पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है, या इसी को हम कहते हैं प्रधान होता है, यानी बाद वाला शब्द प्रधान होता है, तब उसे हम कर्मधारय कहते हैं। कर्म को धारण करने वाला, यानी एक पद आपका विशेष होगा और आगे वाला जो पद होगा उसका विशेषण होगा। जैसे देखें अल्पसंख्यक, तो संख्या की बता रहा है कि बहुसंख्यक है कि अल्पसंख्यक है, यानी संख्या को उसने उसको जो है उसकी विशेषता बता दी। यानी शब्द यहाँ पर जो शब्द है विशेष और विशेषण की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, यानी एक पीछे वाला शब्द विशेष और ये शब्द विशेषण, यानी एक शब्द की दूसरा शब्द विशेषता बता रहा होगा। कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला कमल है। गुणों की विशेषता बता रहा है कि दुर्गुण हैं कि सद्गुण हैं कि अवगुण हैं। ठीक है, इसी प्रकार से काली मिर्च में आप देखें तो मिर्च की विशेषता बताया जा रहा है कि लाल है कि काली है। पुत्र की विशेषता बता रही है कुपुत्र है कि सुपुत्र है। भुज दंड, यानी दंड किस प्रकार का है, तो भुजाओं से संबंधित या किस प्रकार का भुज दंड। मुख की तुलना की जा रही है, मुख की समानता बताई गई, चंद्रमा के समान मुख है या कमल के समान मुख है। चरण कमल की विषय यहाँ बताया गया। आचार्यों बता रहा है कि प्रधान आचार्य है। राजा में जो राज में सबसे महान है, महाराज है, यानी सबसे प्रमुख जो राजा है वो महाराज हो जाएगा। विद्या धन, परम आनंद, आशा रूपी लता, महान आत्मा, आधा पका, कनक रूपी लता, प्राण को प्रिय, दे लता। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक शब्द आ रहा है और दूसरा शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। तो ऐसे जगह पर हम यूज करते हैं कर्मधारय समास। ठीक है, तो ये आपके थे सभी प्रकार के समास, जैसे हमने एक पंक्ति में क्रमबद्ध रूप से समझा। फिर उन समास के भीतर जो विभिन्न प्रकार होते हैं उसको भी विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझ लिया। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।